भी हो जाए उसकी कभी हमने परवाह नहीं। प्रयागराज, जब इसका नाम इलाहाबाद था तो भी ये शहर अपनी पवित्रता और धर्म कर्म के लिए जाना जाता था। लेकिन इसमें भी कोई छिपाने वाली बात नहीं है कि धर्म कर्म से अलग यहाँ अपराध और अपराधियों की भी एक डरावनी दुनिया बसती थी। और इस डरावनी दुनिया का बेताज बादशाह हुआ करता था चांद इलाही। चांद इलाही यानी चांद बाबा। चांद बाबा का खौफ कुछ ऐसा था कि लोग रात में बाहर निकलने से भी डरते थे। सिर्फ जनता के लिए ही नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन के लिए भी चांद बाबा डर का दूसरा नाम था। यही वजह है कि उसके गिरेबान पर हाथ डालने से पुलिस वाले हमेशा परहेज करते थे। पूरे इलाहाबाद में चांद बाबा का डर फैला हुआ था, लेकिन एक तांगे वाले का लड़का था जो चांद बाबा से नहीं डरता था तो वो उम्र में काफ़ी छोटा, लेकिन उसने ये ठान लिया था कि वो चांद बाबा को ठिकाने लगाकर खुद इलाहाबाद का बेताज बादशाह बन जाएगा। हैरत की बात तो देखिए कि इस छोटे से ही लड़के ने एक दिन इसे हकीकत में तब्दील भी कर दिया और बन गया इलाहाबाद का सबसे बड़ा डॉन। कहानी है अतीक अहमद की, जो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी गैंग इतनी मजबूत है कि वो कानून व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त, योगी सरकार से भी सीधा लोहा लेने के लिए डटा खड़ा हुआ है। मुकदमा मुकदमा जेल जब्बर जो भी हो जाए उसकी कभी हमने परवाह नहीं। साल था 1962। एक गरीब तांगे वाले के परिवार में सबसे बड़े बेटे के रूप में एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा गया अतीक अहमद। पिता इलाहाबाद की सड़कों पर तांगा चलाते थे और परिवार का पेट भरते थे। अतीक के बाद उसके और भाई बहन हुए। परिवार बढ़ने लगा और साथ ही उनकी ज़रूरतें भी बढ़ने लगी। जैसे जैसे अतीक बड़ा होने लगा, घर की गरीबी उसके दिमाग पर असर डालने लगी। वो शॉर्टकट तरीके से अमीर बनने के ख्वाब देखने लगा। पिता बेचारे जैसे तैसे बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजते थे, लेकिन अतीक का मन तो कहीं और था। इसलिए वो पढ़ाई से जी चुराने लगा, जिसका सिला ये हुआ कि वो 10वीं क्लास की परीक्षा में बुरी तरह फेल हो गया। उसने पढ़ाई छोड़ दी और करने लगा गुंडागर्दी। उसका मकसद था इलाके के सबसे बड़े माफिया चांद बाबा को हराना। वो चांद बाबा जिसका उस समय इलाहाबाद में एक छत्र राज हुआ करता था। चांद बाबा के आतंक से कई छोटे गुंडे मवाली परेशान थे। जैसे ही अतीक अहमद सामने आया, उन सब ने चांद बाबा के खिलाफ अतीक का साथ देना शुरू कर दिया। बड़ी ही तेज़ी से प्रयागराज में चांद बाबा के अलावा भी एक और नाम की गूंज सुनाई देने लगी। वो नाम अतीक अहमद का था। अतीक अहमद पैसे कमाने के लिए पूरे शहर से रंगदारी वसूलने लगा। महज 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर हत्या का आरोप भी लग चुका था, लेकिन ये सब उसके हौसले पस्त नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें तो और बढ़ा रहे थे। चांद बाबा गैंग से अक्सर अतीक अहमद गैंग के झगड़े की खबर आने लगी। धीरे धीरे चांद बाबा का रुतबा कम हो रहा और अतीक अहमद का बढ़ रहा था। इलाहाबाद के इस नए गैंगस्टर की नज़र सिर्फ इलाहाबाद तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये तो पूरे राज्य में अपने आतंक का राज कायम करना चाहता था। करीब 10 सालों में ही अपराध की दुनिया में अतीक ने बड़ा नाम कमा लिया। गरीब तांगे वाले के बेटे के पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। छोटी सी उम्र में ही अतीक पर 80 से ज़्यादा हत्या की साजिश, रंगदारी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले दर्ज हो चुके थे। उस समय के सभी गैंगस्टर के बीच अतीक की तूती बोलती थी। अतीक अहमद का साल 1989 आने तक बड़ा कद हो चुका था। पुलिस भी अतीक अहमद के नाम से खौफ खाने लगी थी। कई बड़े नेताओं से भी अतीक अहमद का उठना बैठना था और इसलिए अतीक अहमद को ये समझ आने लगा कि पैसों के अलावा अगर पावर भी चाहिए तो सियासत के शतरंज में उतरना होगा। लिहाजा साल 1989 में ही अतीक अहमद ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद से पहला चुनाव लड़ा था। दूसरी तरफ चांद बाबा भी चुनावी संग्राम में थे, लेकिन जीत अतीक अहमद को मिली। अब अतीक अहमद एक गुंडे से नेता बन चुका था, लेकिन सफ़ेद कपड़ों में नजर आने वाले इस माफिया के काम अब भी काले ही थे। जीत के कुछ समय बाद ही चांद बाबा की सरे बाजार हत्या कर दी गई। आरोप अतीक अहमद पर लगे, लेकिन इन सब के बावजूद अतीक अहमद की ताकत बढ़ती ही जा रही थी। अतीक अहमद ने पहले 3 बार तो निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की, लेकिन साल 1996 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया, जिसके बाद अतीक समाजवादी पार्टी के विधायक बन गया। सफ़ेद कपड़ों में अतीक अहमद की शान अलग ही थी।
एक तरफ राजनीति का खेल चल रहा था, दूसरी तरफ सट्टा, रंगदारी और भू माफिया का कारोबार फैलाने के आरोप बढ़ते जा रहे थे। करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक बन चुका चकिया के इस लड़के को महंगी विदेशी गाड़ियां खूब लुभाती थीं। अतीक अहमद को हथियार रखने का भी शौक था और वक्त आ चुका था जब अतीक को अपने सारे शौक पूरे करने थे। जब भी अतीक का काफिला निकलता, महंगी गाड़ियां उनके काफिले का हिस्सा होती थी। 4 बार विधायक बन चुका अतीक अहमद के कब्जे में अरबों रुपए की ज़मीनें थीं। साल 2004 में अतीक अहमद ने राजनीति में एक नई राह चुन लिया। इस दौरान अपना दल ने फूलपुर सीट से अतीक को सांसद का टिकट दिया और अतीक ने चुनाव जीत भी लिया। अब प्रयागराज के माफिया ने संसद तक का सफ़र पूरा कर लिया था। तांगे में बैठकर जिन सपनों को अतीक ने देखा था वो पूरे हो रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, अगर अपराध के दलदल में कोई एक बार फंस गया तो बाहर निकलना नामुमकिन होता है। और अतीक अहमद के साथ भी यही हुआ। साल 2004 में जब अतीक अहमद ने फूलपुर से सांसद के लिए चुनाव लड़ा तो उनकी इलाहाबाद की परंपरागत सीट खाली हो गई। अतीक ने अपने भाई अशरफ को यहां से चुनाव लड़वाया, लेकिन अशरफ चुनाव हार गया। बीएसपी नेता राजू पाल ने अशरफ को मात दी और ये बात अतीक अहमद को पसंद नहीं आई। राजू पाल को चुनाव जीते अभी कुछ ही महीने बीते थे, लेकिन उनकी हत्या करवा दी गई। राजू पाल के काफिले पर अतीक अहमद गैंग ने जोरदार फायरिंग की। राजू पाल को 19 गोलियों से छलनी कर दिया गया था। सिर्फ 10 दिन पहले ही राजू पाल की शादी हुई थी, लेकिन अतीक अहमद को राजनीति में चैलेंज करना राजू पाल के लिए मौत का सबब बन गया था। राजू पाल की पत्नी पूजा ने अतीक अहमद और उसके भाई के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। उस वक्त राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिस वजह से अतीक अहमद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगली बार चुनाव में अतीक अहमद अपने भाई अशरफ को जीत दिलवाने में कामयाब हो गया, लेकिन 2007 में बड़ा बदलाव हुआ और उत्तर प्रदेश में बसपा मुखिया मायावती की सरकार बन गई। फिर अतीक अहमद के साथ साथ उसके गैंग के भी बुरे दिन शुरू हो गए। बीएसपी सरकार के आते ही अतीक अहमद को राज्य का मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर दिया गया। इनाम भी जारी कर दिया गया। कुछ समय पहले तक उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा बना रहे इस बाहुबली नेता को अब भगौड़ा अपराधी मान लिया गया। उस समय पुलिस अतीक के पीछे पड़ी हुई थी और आखिरकार दिल्ली से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर यूपी की अलग अलग जेलों में वो बंद रहा, लेकिन एक बार फिर वक्त ने करवट ली और 2012 में जब अखिलेश की सरकार आई तो अतीक अहमद को जमानत मिल गई। बाहर आने के बाद साल 2014 में अतीक अहमद ने श्रावस्ती से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद तो जैसे सब कुछ एकदम से बदल गया। इसी दौरान एक व्यापारी की किडनैपिंग और जेल में उनकी पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। इस मामले में अतीक अहमद का नाम सामने आया और फिर गिरफ्तारी हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश से बाहर गुजरात की साबरमती जेल में भेजा गया और अभी वो गुजरात में ही सलाखों के पीछे बंद है। अतीक अहमद के 5 बेटे हैं और 5 में से 4 अपराधी। 2 बड़े बेटे पहले ही अलग अलग जेल में हैं। बाकी 3 बेटों में से 2 बेटे उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस हिरासत में है। बाकी बचा एक बेटा अभी काफ़ी छोटा है। सगा भाई अशरफ बरेली जेल में है और पत्नी शाइस्ता का नाम भी उमेश पाल हत्याकांड में शामिल है। मतलब एक छोटे से बेटे को छोड़कर पूरा घर अपराधी है। उमेश पाल हत्याकांड ने योगी सरकार की कमर तोड़कर रख दी है। योगी आदित्यनाथ ने मन ही मन कसम खा ली है कि अतीक अहमद के पूरे परिवार को नेस्ता नाबूद कर दूंगा। लिहाजा मैंने पहले भी कहा, कल प्रयागराज की घटना अत्यंत दुखद है और इस घटना का जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। वो तो आप जानते ही हैं कि कार्रवाई जब होती है तो यहाँ पे बहुत तरीके से कार्रवाई होती है, लेकिन ये माफिया, ये पेशेवर अपराधी आखिर किसके द्वारा पाले पोसे गए? हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, कितने माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप
अगर अब लखनऊ या प्रयागराज लाते समय अगर अतीक की गाड़ी पलट भी जाएगी तो हमें हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल डेस्क, दी भारत टीवी।